दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम संगीतकार जोड़ियों की बात करें तो जहाँ पे शंकर जयकिशन, सोनी कोमी, कल्याण जी, आनंद जी इस तरह के नाम सामने आते हैं, वहीं पे एक बहुत बड़ा नाम और भी सामने आता है, वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारे संगीत जगत की वो जोड़ी है कि जिसने इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया। जी हाँ, एक आंकड़े के मुताबिक कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तकरीबन 750 फिल्मों में संगीत दिया। और संगीत भी ऐसा कि जो बड़ा ही अछूता, ऐसा कि जिसे आप फरामोश ना कर सकें, एक ऐसा संगीत कि जिसकी ताजगी वक्त के साथ भी बरकरार रही। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती अगर तूफान नहीं आता, किनारा ही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो करियर की शुरुआत हुई थी, दोनों की वो तकरीबन 9 साल 10 साल ये उनकी उम्र रही होगी। और चूँकि फ़ाइनेंशियल मजबूरियाँ थीं, इस वजह से दोनों ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। दोनों की एक फंक्शन में मुलाकात हुई, लता जी ने उनके सर पे हाथ रखा और लता जी ने उन लोगों को शुरुआती दौर में काम दिलवाने में एक बहुत अच्छा खासा रोल अदा किया। लता जी तो उन पे मेहरबान थी, लेकिन रफ़ी साहब भी इस जोड़ी पे बहुत ज़्यादा ही मेहरबान रहे। और रफ़ी साहब का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो रिश्ता था, उसी रिश्ते के दरमियान की कई बातें आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल सिनेमाया को। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब और रफ़ी साहब के आपसी रिश्ते की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों ने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में कर दी थी। सर पे लता जी का हाथ आ गया था। तो इस तरह से रफ्ता रफ्ता इन लोगों ने काम करना शुरू किया। एक तरफ उम्र बढ़ रही थी, दूसरी तरफ तजर्बा बढ़ रहा था और बचपन से इन दोनों के दरमियान एक ऐसा अटूट रिश्ता कायम हो गया था, ऐसी मोहब्बत कायम हो गई थी कि जिसने आगे जाके संगीत की दुनिया में कई चिराग रोशन किए। पहले ये लोग म्यूजिशियन की हैसियत से दूसरे कंपोज़र या दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर की रिकॉर्डिंग में साज बजाया करते थे। फिर उम्र के साथ जब तजर्बा बढ़ा तो फिर ये म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए, वो भी असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स। उस हैसियत में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया। फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए म्यूज़िक अरेंजर हो गए। और फिर वो दिन आया कि जब उनके हाथों में एक फ़िल्म आई। फ़िल्म का नाम था छैला बाबू। छोटे बजट की फ़िल्म थी और इस छोटे बजट की फ़िल्म का जब संगीत इन्हें मिला एक फुल फ्लेजेड म्यूज़िक कंपोज़र की हैसियत से, तो इनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। अब फिल्म की जब रिकॉर्डिंग की बात आई तो चूंकि रफ़ी साहब से ये लोग बड़े प्रभावित थे, बड़े पुरस्कार थे, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ इन दोनों की मुलाकातें इसलिए अक्सर होती थी कि जब रफ़ी साहब किसी म्यूज़िक डायरेक्टर की रिकॉर्डिंग में जाते थे तो वहाँ पे साजिंदे की हैसियत से इन लोगों से मुलाकात हो जाया करती थी। रफ़ी साहब भी इन दोनों नौजवानों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे और बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे। तो जब इनके हाथ में छैला बाबू आई और उसमें इन्होंने एक कंपोजिशन बनाई। कंपोजिशन थी, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, मेरे गम की उम्र दराज हो, वो ज़माना आए खुदा करे, मेरे प्यार पर तुझे नाज हो। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। बड़ी प्यारी सी धुन उन्होंने बनाई, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि रफ़ी साहब से कैसे कहें कि अब हमें एक पूरी मुकम्मल फिल्म मिल गई है और मैं चाहता हूं कि, या हम चाहते हैं कि आप इसमें ये गीत गाएं। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत की और रफ़ी साहब से मिले और कहा कि साहब, एक फ़िल्म मिल गई है हमें और इसमें हम म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से आ रहे हैं और हमने कंपोजिशन बनाई और हम ये चाहते हैं कि ये गीत हम आपसे रिकॉर्ड करवाएं। रफ़ी साहब तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल, बताओ कब रिकॉर्ड करना है। एक तारीख मुकर्रर हुई और रफ़ी साहब ने जाकर उस दिन उस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। आइए पहले मैं आपको उस गीत की एक छोटी सी झलक सुना रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ।
तेरे गम की उम्र दराज हो। दोस्तों, हालांकि कहा जाता है कि पारसमणि जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर की पहली फिल्म थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वाकया यूं हुआ कि जब छैला बाबू के इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई, तो रिकॉर्डिंग तो बड़ी खूबसूरत थी, गीत बड़ा ही खूबसूरत, आपने सुना ही सुना है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई वक्त पे, और उसके बाद ही पारसमणि इन्हें मिल गई। और जब पारसमणि मिल गई तो पारसमणि का भी जो संगीत था वो तो एक अमर संगीत इन लोगों ने दे दिया, खास तौर से दो गानों की, वो जब याद आए बहुत याद आए, जो कि लता जी के साथ था, एक डुएट। वो जब याद आए बहुत याद आए। और दूसरा जो रफ़ी साहब का सोलो था, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक हो तुम जहां की। ये दोनों गानों तो इतने सुपरहिट हुए कि आज तक बिल्कुल वैसे ही तरोताज़ा हैं। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। आज न सिर्फ ये कि टेलीविज़न पे या रेडियो पे हम ये जो दो गाने सुनते हैं, ख़ास तौर से वो जो डुएट है, वो जब याद आए बहुत याद आए। जब कभी स्टेज पे किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये डुएट गाने वाले ज़रूर गाते हैं। तो यूं कह लीजिए कि आज तक उस गाने की ताजगी या उसकी मकबूलियत यूं ही बरकरार है। चलिए मैं वापस आता हूं छैला बाबू की तरफ। तो छैला बाबू गर्चे ये पहली फिल्म थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैरियर की, लेकिन इत्तेफाक कह लीजिए, हालात कह लीजिए, वो फिल्म वक्त पे रिलीज नहीं हो पाई। उसके पहले पारसमणि रिलीज हो गई और छैला बाबू को रिलीज होने में कई साल लग गए, और वो फिल्म 1967 में रिलीज हुई। इस गीत को फिल्म में सुबिराज ने अदा किया था। फिल्म दरमियाने दर्जे की थी, और इस फिल्म के बाद भी जब पारसमणि इन लोगों ने लिया तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मना किया कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों अपने कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरह की छोटी मोटी बी ग्रेड की फिल्में लेकर कोई बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन इन्हें अपने काम पे एतमाद था। उन्हें यकीन था कि उनके पास दो जवाहर ऐसे हैं कि जिनकी सरपरस्ती में और जिनकी रोशनी में इनका संगीत बहुत ऊपर जाएगा। कंपोज़र तो कमाल के थे ही थे, और एक यूं कह लीजिए कि उस दौर में जब ये इनकी शुरुआती दौर में आपने फील किया होगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पे शंकर जयकिशन का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि ये दोनों ही शंकर जयकिशन के संगीत के अंदाज से बड़े प्रभावित थे। कभी कभी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद ये शंकर जयकिशन जी की धुन है। बहरहाल अब इससे इंस्पिरेशन कह लीजिए, या ये कि शंकर जयकिशन से वो इतने ज़्यादा मुतासिर थे कि शंकर जयकिशन का जो स्टाइल था वो इनके संगीत में आ जाता था। ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती है, और यूं समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बात आपको और बहुत ही मज़े की बताने जा रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि रफ़ी साहब का और लक्ष्मीकांत जी का एक बड़ा ही अटूट रिश्ता था, और रिश्ता था भी था। जब पहले गाने की रिकॉर्डिंग हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, जब रफ़ी साहब से उन्होंने उस गीत को रिकॉर्ड करवाया जो मैंने भी आपको जिसकी झलक सुनाई, तो ये लोग तो बड़े खुश थे, बहुत ज़्यादा ही मतलब खुशियाँ इनके चेहरे से छलक रही थी। जब रफ़ी साहब को मुआवजे का लिफाफा दिया गया तो उन्होंने वो लिफाफा ले लिया और इन दोनों के हाथ में रखकर कहा कि इसमें जो रकम है तुम दोनों आधे आधे बांट लो, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए तोहफा है। और हाँ, जिस तरह से तुम लोगों ने मिलकर ये काम किया है, कभी भी एक दूसरे से जुदा मत होना, हमेशा इसी तरह से जुड़कर मिलकर काम करते रहना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये फिल्म ली। ये रफ़ी साहब की दुआ भी थी, उनकी ख्वाहिश भी थी, और रफ़ी साहब की इस दुआ में कुछ ऐसा असर था कि इनकी जो जोड़ी थी वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत तर हो गई। वक्त आगे की तरफ बढ़ा। रफ़ी साहब कहते हैं कि आराधना के आते आते रफ़ी साहब के काम में थोड़ी सी कमी आई, और जितने इंडस्ट्री के म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो सारे के सारे एक समत में भाग रहे थे गौरी कुंज की तरफ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी इस दौड़ में कहीं ना कहीं शामिल थे। गर्चे रफ़ी साहब के वो बड़े परस्तार थे। रफ़ी साहब के साथ उन्होंने सोलोस और डुएट्स बेपनाह रिकॉर्ड भी किए, खा वो लता जी के साथ हो या आशा जी के साथ हो या किसी और सिंगर के साथ हो। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब के साथ बहुत ही लाजवाल और बेपनाह काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम तादाद की बात करें तो ये तादाद थोड़ी सी
कम हो जाती है किशोर कुमार साहब के मुकाबले में, जो काम किशोर कुमार साहब को लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया। कहते हैं कि वो दौर जबकि रफ़ी साहब ने काफ़ी अरसे तक खुद को किनारा कश कर लिया था गाने से, उस दौर में किशोर कुमार के लिए एक सुनहरा मौका था और तमाम के तमाम म्यूज़िक इंडस्ट्री के म्यूज़िक कंपोज़र ने किशोर कुमार का बेतहाशा इस्तेमाल किया। लक्ष्मीकांत जी ने भी किया था। और इस तरह से लक्ष्मीकांत जी ने जहां मोहम्मद रफ़ी साहब से अपने पूरे करियर के दौरान 379 गीत गवाए, किशोर कुमार से उन्होंने 402 गीत गवाए। इसके बावजूद उन्होंने काम में एक बहुत ही बैलेंस रखा। तादाद थोड़ी सी किशोर कुमार साहब की ज़्यादा हो गई थी इनके मुकाबले में, लेकिन जो जहाँ पे रफ़ी साहब की ज़रूरत थी वहाँ पे इन्होंने रफ़ी साहब का ही इस्तेमाल किया, और जहाँ पे किशोर कुमार की ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने किशोर साहब का ही इस्तेमाल किया। काम के मामले में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो साथ रहा, बड़ा ही तवील साथ रहा, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूज़िक में, संगीत में रफ़ी साहब ने 379 नगमे गाए, और उनमें से आराधना के बाद से लेकर 80 की दहाई तक रफ़ी साहब से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने 264 नगमे रिकॉर्ड किए। सोलो भी थे, डुएट्स भी थे, और बेहतरीन से बेहतरीन नगमे। उस दौर के नगमों को अगर आप देखेंगे तो वो जो दौर था, एक ऐसा दौर था कि जब खुद लक्ष्मीकांत का काम एक बहुत ही बुलंदी पे नज़र आता है। रफ़ी साहब की नागाह मौत का इस जोड़ी पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ा, क्योंकि जब ये कोई कंपोजिशन बनाते थे जिसमें मेल की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो धुन बनाते वक्त कभी उनके सामने ये फ़िक्र नहीं होती थी कि इसे कैसे गाएंगे, कौन गाएंगे। रफ़ी साहब मौजूद थे, किशोर कुमार मौजूद थे, लेकिन रफ़ी साहब के जाने के बाद इनके संगीत में जैसे एक ठहराव आ गया। वो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो ताजगी थी, वो जो शोखी थी, कहीं ना कहीं वो मध्यम सी नज़र आने लगी। और ख़ुद रफ़ी साहब की मौत के बारे में लक्ष्मीकांत जी क्या कहते हैं वो भी आप सुने, और रफ़ी साहब के बारे में प्यारेलाल जी के क्या जज्बात हैं मैं आपको वो भी सुनाने जा रहा हूँ। एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि 1964 में आने वाली फिल्म दोस्ती, जो कि राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी, और इसके तमाम के तमाम गाने बहुत खूबसूरत। फिल्म का सबसे खूबसूरत गीत जो था, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा। नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा। ये जो गीत था, पहले तो इसे इस फिल्म का हिस्सा ही नहीं बनना था, लेकिन कहानी कुछ यूँ है कि ये जो धुन है इस गीत की, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बना कर रखी थी किसी दूसरी फिल्म के लिए, जो कि बन नहीं सकी। और उस वक्त ये जो इसके बोल थे, वो एक फ़ीमेल के लिए वो गीत, उस कंपोजिशन बनाई गई थी कि रुत पापन मुरे जी को जलाए, पिया लोग क्या कहेंगे, इस तरह से वो वर्डिंग्स थी उसकी। तो जब उस कंपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हो सका, तो लक्ष्मीकांत जी ने मजनू साहब से कहा, जब उन्हें दोस्ती मिली, कि आप इस धुन पे ऐसे बोल लिख दें कि हम इस धुन का इस्तेमाल कर सकें। और उस वक्त मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने वो बोल लिखे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। आइए मैं लक्ष्मी जी की आवाज़ में वो नगमा पेश कर रहा हूँ, वो पुरानी धुन की वो लाइनें पेश कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद इसके साथ जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो ट्रीटमेंट किया, और फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में जब ये गाना सामने आया, मैं उसकी भी झलक आपके सामने पेश कर दूंगा। हमने एक फिल्म के लिए एक तर्ज बनाई थी, वो फिल्म अधूरी रह गई, लेकिन हमें उस तर्ज के काम में न आने का अफसोस ज्यादा था। वो गीत कुछ इस प्रकार था। रुत पापन मोरे जी को जलाए, चुप चुप रो मैं लाज ये आए, पिया लोग क्या कहेंगे, पिया लोग क्या कहेंगे। कुछ दिन बाद जब हम फिल्म दोस्ती के लिए संगीत तैयार कर रहे थे, तो मैंने मजरूर साहब से बात की। तर्ज उन्हें भी अच्छी लगी, और चौथे ही दिन उस गीत का बदला हुआ रूप ये था। चाहूंगा मैं तुझे सांझ
मैं न दूंगा आवाज, मैं न दूंगा। रफी साहब हमारे लिए सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, हमको पिता समान हम लोग मानते थे। उनको हर दुख के समय उन्होंने हमारा साथ दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अनाथ हो गए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत भी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जान ही चली गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आवाज मैं न दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में रफ़ी साहब ने 379 नगमे गाए, तरह तरह के नगमे गाए, और उनमें से कुछ तो लाजवाल हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और ये साथ इतना तवील रहा कि ये जो साथ था रफ़ी साहब की आखिरी दम तक ये साथ बाकी रहा। और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कहना चाहिए खुशनसीबी थी कि रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी नगमा गाया फिल्म आसपास के लिए, वो भी इनके लिए ही था, इनकी ही फिल्म का वो हिस्सा था। तो इस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में आज लक्ष्मी जी हमारे दरमियान नहीं हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब भी हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन प्यारेलाल जी, ऊपर वाला उन्हें और लंबी हयात दे, हमारे दरमियान हैं। और जब कभी आज भी रफ़ी साहब का जिक्र आता है तो प्यारेलाल साहब यूं कह उठते हैं। आइए सुनते हैं प्यारेलाल जी को। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, मुझे तेरी मोहब्बत का अगर यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना ही मन